हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे CBSU पर स्वागत है वापिस से। तो आज जो हमारा लीवरेज चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका कॉन्सेप्चुअल बेस में ये लास्ट लेक्चर रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे लीवरेज के टाइप्स। मेनली जो लीवरेज है उसका जो कॉन्सेप्ट था तो वो हमने पहले कवर कर लिया था, और उसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉप ने क्या लिखा है कि मीनिंग, किसका मीनिंग देखना है हमें। इसमें मीनिंग देखना है हमें लीवरेज इसका। तो लीवरेज का मीनिंग हमें इसमें क्या दे रखा है कि टर्म लीवरेज represents power in financial analysis. Leverage represents the power of the variable over other related variable. In वेरिएबल क्या हो सकते हैं? सेल्स हो सकते हैं, कॉस्ट हो सकती है, EBIT। इसका मीन्स ये हुआ कि टर्म जो लीवरेज है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल एनालिसिस में कि जो एक वेरिएबल है उसका चेंज अदर वेरिएबल में, एक वेरिएबल है उसका चेंज अदर वेरिएबल में क्या इफेक्ट डालेगा। मीन्स अगर कोई एक इसमें से चेंज हुआ वेरिएबल तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि लीवरेज कैन बी डिफाइन एज, कि जो लीवरेज है वो डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म की एबिलिटी इन एम्प्लॉइंग लॉन्ग टर्म फंड्स हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। यानी कि हम लीवरेज को ये भी कह सकते हैं कि जो फर्म है उसकी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, तो कि जो उसने लॉन्ग टर्म फंड्स ले रखे हैं, जैसे कि कोई अगर डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं, अगर कोई लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, अगर उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए। यानी कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए। तो फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो लॉन्ग टर्म फंड है वो, और उसको हमने यूज़ किया किसके लिए? तो जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये प्रोसेस को कहते हैं लीवरेज। अभी लीवरेज 3 प्रकार के होते हैं मेनली। ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, फिनेंशियल लीवरेज होता है और कंबाइंड लीवरेज होता है। तो जो पहला है वो है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या मतलब है? तो इट कैन बी डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ अ फर्म बाय यूजिंग। तो ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसका मतलब है कि इट कैन बी डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ अ फर्म की एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? तो कि सेम जो यूजिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स EBIT। चेंज इन सेल ऑन इट्स EBIT मीन्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मीन्स है कि जो अगर मैंने आपको लीवरेज का मीनिंग क्या बताया कि कोई भी वेरिएबल में, एक वेरिएबल में चेंज है तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल में क्या रहेगा। तो सेम यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज में है कि अगर एक वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? तो कि सेल्स में अगर सेल्स वेरिएबल में अगर चेंज आया तो उसका इफेक्ट EBIT में क्या होगा। मीन्स कि अगर कोई भी यूनिट्स, या तो यूनिट्स में, या तो कोई प्राइस में, या तो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू में चेंज आया तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा EBIT पे। उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी इसका फॉर्मूला जो है उसको इसी तरीके से अगर आपको मेमोराइज करना है तो उसका एक है कि आप सबसे पहले यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना लो। तो मैंने यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट आपको छोटा सा बना के दिया है। तो जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसका ऊपर का पार्ट कंट्रीब्यूशन और उसका नीचे का पार्ट EBIT, दोनों पे डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या बोला कि जो ऑपरेटिंग, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ वाली, जो हमारी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है उसके ऊपर वाला पार्ट यानी कंट्रीब्यूशन और उसके नीचे वाला पार्ट यानी EBIT, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाला पार्ट।
अभी कंट्रीब्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखो अगर इनकम स्टेटमेंट में, तो जो ये कंट्रीब्यूशन है उसको आप लिख सकते हो EBIT और उसमें आप प्लस करो फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेम है ना, आप यहाँ पे अगर समझो ये 100 है, ये 20 है, तो ये 80 है, ये 80 है, ये 50 है, तो ये 30 है। तो आप अगर 30 + 50 कर दो तो 80 आ जाएगा ना। तो उसको कंट्रीब्यूशन का आप लिख सकते हो EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट और नीचे EBIT लिख दिया। अभी आप EBIT को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे EBIT को कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 80 माइनस 50 30 हो सकता है, तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया कंट्रीब्यूशन और अपॉन EBIT को लिख दिया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो फॉर्मूला उसको आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। और अगर इस फॉर्मूला में आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करके आप कई सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन इसके भी आप बना सकते हो, और उसमें जो मिसिंग वैल्यू है वो भी आप उसके हेल्प से फाइंड कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एग्जांपल है जो ये सेल है हमारा दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। अभी इसमें हमें करना है ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड। तो सबसे पहले बना लिया इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया हमारा EBIT। इसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो ये आ गया 2 टाइम्स। अभी ये कई डाउट होता है कि ये जो 2 टाइम्स है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर सेल्स में 1% चेंज आया, कितना, अगर सेल्स में 1% से चेंज आया तो जो हमारा EBIT पे इफेक्ट पड़ेगा वो होगा 2% से इफेक्ट। 2% से इफेक्ट किया जो 2% तक वो EBIT को दर्शा रहा है, ना कि सेल्स को। तो इसका मतलब है कि जो अगर इन सेल्स में हमारे 1% से चेंज आया तो EBIT हमारा चेंज होगा 2% से। अगर आपको इसका एक एग्जांपल देखना है कि ये सही है या नहीं, तो चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर आपने ये सब नोट कर लिया है तो मैं इसको भी यहाँ से रब करूँगा, यहाँ से आपका एक एग्जांपल के एक्सप्लेन कर रहा है इससे भी है। तो अभी इसमें आप यहाँ पे देखना कि यही एग्जांपल है, इसमें मैं आपको जो सेल्स है वो 10% से बढ़ा के दिखाऊंगा और जो EBIT बढ़ेगा वो 20% से बढ़ेगा। कैसे, तो कि मैंने यहाँ पे सेल्स को अगर 1% से चेंज करते हो तो EBIT हमारा चेंज होता है 2% से। अगर सेल्स को 10% से करते तो EBIT कितने से 20% से चेंज होगा। तो अभी अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेल्स है, इसमें ही ग्रोथ हो गई, ग्रोथ बुक हो गया 10% से ग्रोथ हो गई। तो जो हमारा 1 लाख है उसमें हमने प्लस कर दिया 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 1,10,000। ओके, 1,10,000। अभी अगर हमारा यहाँ पे सेल्स भी बढ़ गया है तो इसका मतलब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे हमारी बढ़ जाएगी, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 16,000 है, तो वो भी 10% से बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 66,000। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 44,000। और यहाँ पे हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड ही रहती है जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो EBIT हमारा आ जाएगा यहाँ पे हमारा जो EBIT है वो आ जाएगा हमारा 24,000। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे EBIT में कितना % चेंज हुआ वो देखें तो ये हमारा हो जाएगा 20,000 माइनस 24,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको बोल देगा कि आपके EBIT में 20% से चेंज आया। तो इसका मैंने आपको लाइव डेमो दे दिया एग्जाम्पल कि ये जो हमारा 2 टाइम्स आया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे इसको वर्क किया। अगर आपको इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इसके साथ ही इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगी। ये जो है वो पॉजिटिव में भी काम करेगा, नेगेटिव में भी काम करेगा। मीन्स अगर सेल आपका 1% से बढ़ गया तो EBIT 2% से बढ़ेगा, और अगर आपका सेल 1% से कम हो गया तो EBIT 2% से कम होगा। ये मैंने आपको पॉजिटिव वे से एग्जांपल दिखाया।
आप इसका नेगेटिव तरीके से भी आप अगर देख सकते हो तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो जो EBIT है वो कम हो जाएगा। तो इसके दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट फाइनेंस लेवरेज, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मैंने अपनी बॉडी बुक में कर रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि ये अगर मैं एग्जांपल आपको ट्राई तो आपको चलेंगे हो एज अ होमवर्क, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर देना, तो वो मैं सॉल्व कर दूँगा। मैं आपको विथ आंसर दिखा रहा हूँ इसको, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और आप इसको सॉल्व करने की ट्राई भी कीजिएगा। आपने पहले तो आप देख के मत करना, डायरेक्ट करना सॉल्व, बाद में आप देख के कर सकते थे। ये यहाँ पे जो दो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, तो आप ये दोनों एग्जांपल एक बार आप खुद से ट्राई करना, और अगर ना हो मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, अगर उसमें समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उससे सॉल्व करवा दूँगा। तो अगर आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो अभी हम नेक्स्ट जो लीवरेज है हमारा सेकंड फाइनेंशियल लीवरेज, उसको शुरू करते हैं। तो अभी गाइस जो हमने ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ा, उसका एक अल्टरनेटिव भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज था तो उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चेंज है सेल्स में, वो उसका इफेक्ट EBIT में किया है, तो उसको ऑपरेटिंग लीवरेज का हम अल्टरनेटिव भी हम निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है उसको फाइंड करने का, तो वो है कि हमने उसमें देखा कि EBIT में कितना चेंज आए, किसकी वजह से, तो के सेल्स की वजह से। तो हम सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि EBIT में कितना चेंज आया उस किसकी वजह से, तो कि सेल्स की वजह से। तो EBIT को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं और सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। ओके, तो अब उसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। मीन्स कि कितना परसेंट EBIT में चेंज आया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि ओनली एग्जिस्ट व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रेजेंट, तो उसका मीन्स है कि ऑपरेटिंग लीवरेज तब तक ही सीमित है, तब तक ही एग्जिस्ट में है, तब तक ही उसका एग्जिस्टेंस है, तब तक ही वो जीवित है जब तक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट खत्म, ऑपरेटिंग लीवरेज खत्म। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज है, अगर नहीं है तो ये भी नहीं है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है इट कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ फर्म बाय यूजिंग फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट इन मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT टू इट्स EPS। इसका मीन्स है कि जो चेंज आया EBIT में, उसकी वजह से EPS में कितना चेंज आए। मैंने आपको फर्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट बना के पूरा समझाया था, तो उसमें मैंने आपको EPS लास्ट में निकालना सिखाया था, जो होता है NI अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसका मीन्स है ये जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो मैं ये कहना चाहता है कि जो फर्म है वो अपने फिक्स्ड फाइनेंसिंग कोस्ट का कैसे इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से जितना भी EBIT में चेंज आया उसका चेंज हमें EPS में नोटिस करना है। तो जो चेंज EBIT है उसकी वजह से EPS में कितना चेंज आया वो हमें बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज हमें वो बताता है। अभी यहाँ पे मैंने आपको जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपको डिराइव कराया था, तो उसमें मैंने आपको फिर बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाला पार्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाला पार्ट को डिवाइड कर दो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज में भी लगेगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा और इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखा है जो मैंने EBIT से शुरू किया है, क्योंकि इसमें अभी हम फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट का देखेंगे ना कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का। तो EBIT से मैंने NI तक का इनकम स्टेटमेंट बना रखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है मीन्स अगर इसका फॉर्मूला कब
हमें डिराइव फॉर्मूला इसका चलो डिराइव करवाता हूँ आपको। तो क्या इसका फॉर्मूला कब होगा कि जब ओनली इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेजेंट नहीं है, ओनली इंटरेस्ट प्रेजेंट है एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बोला था, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। अब फाइनेंसिंग में भी दो प्रकार की फिक्स्ड कॉस्ट है। एक फिक्स्ड कॉस्ट जाएगी जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो, और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट जाएगी जब प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा है वो। तो जो ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा इसमें है ही नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं ये जो पहला पार्ट है उसमें, अब इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो उसका मैंने आपको लॉजिक बताया था, ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाला पार्ट। तो सेम EBIT अपॉन EBD, यहाँ पे भी आप देख रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाला पार्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाला पार्ट को डिवाइड कर दो। अभी आप EBIT लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अभी EBT को भी आप लिख सकते हो EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो इसमें आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाए, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे हम अस्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो उसका भी सेम लॉजिक लगेगा कि फिक्स्ड, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके ऊपर का पार्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे का पार्ट को दोनों को डिवाइड कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर का पार्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे का पार्ट। लेकिन ये जो है ये हमें आफ्टर टैक्स का दे रखा है, आफ्टर टैक्स का। लेकिन मॉड्यूल जो है वो मेजरली बिफोर टैक्स का इस्तेमाल करता है, जो कि ये है, कौन सा, ये है। आंसर आपके दोनों फॉर्मूला से सेम आएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मॉड्यूल ये यूज़ करता है, तो आप अगर ICI से नंबर लेना चाहते हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBIT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस T। तो मैंने आपको पहले जो दूसरा कंसेप्चुअल वीडियो था इसके पहले वाला पार्ट, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपको एक्टिव बता रखी थी आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस T से। तो यहाँ पे सेम लॉजिक है कि प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स दे रखा है। प्रेफरेंस डिविडेंड मीन्स उसमें कोई टैक्स तो लगता नहीं है, वो टैक्स के आफ्टर वाला फिगर है। तो हमें अगर टैक्स के बिफोर वाला फिगर अगर चाहिए तो उसको 1 माइनस T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने उसको 1 माइनस T से डिवाइड किया, तभी हमारा फिगर आया जो है बिफोर टैक्स का फिगर। ओके, तो इसका अगर आपको लॉजिक समझना है तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कर रखा है, तो आप उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। क्योंकि इस पर हमने बोल रखा था कि इंटरेस्ट है ही नहीं और ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो यहाँ पे EBIT 100, इंटरेस्ट कोई है नहीं, तो EBT आ गया 100, टैक्स रेट है 30%, EAT आ गया 70, प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा 50 रुपीज़, और जो NI आ गया वो हमारा 20 रुपीज़। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स का फिगर दे रखा है, तो हमें अगर उसका बिफोर टैक्स का फिगर चाहिए तो हमें 1 माइनस T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसका जो फिगर है उसको मैंने 1 माइनस T से डिवाइड किया, तो ये जो फिगर आ गया वो हमारा आ गया बिफोर टैक्स का फिगर। अभी आप इसमें टैक्स लगा के माइनस कर दो तो ये वापिस आ जाएगा 50। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 71.42 में को अगर माइनस करते हो 30% से तो ये आ गया 50। तो ये ही है सेम प्रेफरेंस डिविडेंड का है। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे 100 है वो हमारा EBIT है, तो मैंने ये जो डिनोमिनेटर है वो निकाला है यहाँ पे 100 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का 1 माइनस T वाला, तो ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाया है, EAT अपॉन NI वाले, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है उससे भी और ये सेकंड फॉर्मूला है उससे भी। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट फॉर्मूला से हुआ है, ये सेकंड वाला सेकंड से फॉर्मूला से हुआ है। तो ये हमारा है EAT अपॉन NI। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि EAT है 70, NI है 20, 70 अपॉन 20 3.5, और दूसरे फॉर्मूला है जो EBIT अपॉन EBIT माइनस PD अपॉन 1 माइनस T से देखो तो आप ये भी 3.5 ही अच्छा रहेगा। तो आंसर तो वैसे दोनों से सेम आते हैं, लेकिन को क्या है जो मॉड्यूल फॉलो करना है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला का जो है वो थोड़ा प्रेफरेंस दिया है। अभी अब इसका थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला का मीन्स है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है, इंटरेस्ट के साथ साथ आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रेजेंट है, तो कुछ बात नहीं है। ये जो दोनों फॉर्मूला आपको मैंने बताया, ये वाला और एक ये वाला, दोनों को मर्ज कर दो। ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर दो, तो ये बैठ गया EBIT अपॉन EBIT माइनस
आई माइनस पी डी अपॉन 1 माइनस टी। अब इसका भी हम अल्टरनेटिव देखेंगे। अल्टरनेटिव क्या होगा कि जो हमने ऑपरेटिंग लीवरेज में देखा तो उसका ही लॉजिक सेम है, लेकिन थोड़ा चेंज है कि इसमें है फाइनेंशियल लीवरेज का जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड करने का, तो उसमें हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका मीन्स है कि कितना परसेंट ईपीएस में चेंज आया, किसकी वजह से बोले तो ईबीआईटी की वजह से। मीन्स कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कि ईपीएस में कितना परसेंटेज आया किसकी वजह से, ईबीआईटी की वजह से। और इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला, अल्टरनेटिव का भी अल्टरनेटिव वर्ड फॉर्मूला है कि अगर आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आप अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईएटी या हमारा एनआई हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। समझो अभी इसका लॉजिक आपको मैंने समझा दिया। अगर समझो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो ये हमारा सेव हो जाएगा ईएटी और एनआई, तो हम इसको बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ईबीडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भी हम इसको कह सकते हैं। अभी लास्ट जो हमारा लीवरेज है वो है हमारा कंबाइंड लीवरेज। आप अगर इसका नेम देखो तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बोल रहा है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कुछ किसका कॉम्बिनेशन होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का। तो मैंने आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो हमें बताता है कि हमारा जो सेल्स का इफेक्ट है वो ईबीआईटी पे कितना होगा। फाइनेंशियल लीवरेज में बताता है ईबीआईटी का इफेक्ट ईपीएस में कितना रहेगा। तो इसका एक सेम लॉजिक हो गया, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया कि कंबाइंड लीवरेज हमें क्या बताएगा, तो कि सेल्स का इफेक्ट ईपीएस पे क्या आएगा। ये दोनों अगर कंबाइन हो जाएगा तो ईबीआईटी कट हो जाएगा और ईपीएस डायरेक्ट और सेल्स डायरेक्ट ईपीएस से जॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो सेल्स का इफेक्ट है, सेल्स कितने परसेंट से चेंज होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा ईपीएस। मीन्स की अगर सेल्स समझो एक एग्जाम्पल की तरह से, मीन्स की सेल्स अगर 1% से चेंज हुआ तो ईपीएस 2% से चेंज हुआ। तो ये हमारा हो गया कंबाइंड लीवरेज। तो इसका जो रिलेशन है वो हमें बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका रिलेशन हमें बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो इसका हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे अगर, तो ये हमारा बन गया कंबाइंड लीवरेज। समझे? तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला भी सिंपल है, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका डेफिनेशन एक easy है कि it's defined as an ability of a firm in using fixed operating cost or fixed financing cost to magnify the effect of change in sales on its EPS। मीन्स कि इसका जो सेल्स में चेंज आएगा उसका EPS में क्या इसका इफेक्ट रहे। तो ये मेनली हमारे जो 3 प्रकार के लेवरेज थे वो है। अभी इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास और 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो है कौन सा लीवरेज फेवरेबल है या नहीं, बाद में ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और लास्ट में कॉन्सेप्ट आएगा कि हमें उसमें से डिसीजन देना है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं है। तो अभी इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कि वेदर लीवरेज इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। मीन्स कि हमें इसमें देखना होगा कि लीवरेज हमारा फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। तो उसके लिए हमें देखना है कि लीवरेज फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उसकी जो रेट है वो क्या है। अगर इंटरेस्ट की रेट हमें जो गिवन है उससे अगर रेट ऑफ, तो सबसे पहला केस है कि जो रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो ग्रेटर है किसके हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो हमारा लीवरेज फेवरेबल है। अगर हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम है किसके हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो हमारा जो लीवरेज है वो अनफेवरेबल है। और अगर इक्वल है तो नाइदर हमारा जो लीवरेज है वो फेवरेबल है, नीदर
फेवरेबल नॉट अनफेवरेबल, यानी ना तो फेवरेबल है ना तो अनफेवरेबल है। तो आपके मन में बेसिक क्वेश्चन वो रेज होना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए EBIT और कैपिटल एम्प्लॉयड और EBIT। अभी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमने किया कि EBIT को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड और इंटू कर दिया 100। तो इसका इस फॉर्मूला का मीन्स है कि हमारा जो EBIT जनरेट हुआ है, EBIT जो हमारा बिजनेस ने जनरेट किया है, तो वो जो EBIT है वो हमारे जो कैपिटल हमने एम्प्लॉय कर रखी है उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका कितना परसेंटेज है। तो हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने EBIT को डिवाइड कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो हमारा कितना परसेंट, हमारा जो EBIT है वो जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है उसका कितना परसेंट है वो आ जाएगा। तो कैपिटल अभी एम्प्लॉयड हमने कैसे कैलकुलेट करना रहेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारी शेयर कैपिटल है वो लेनी होगी, दोनों शेयर कैपिटल प्रेफरेंस और इक्विटी। उसमें हमने प्लस कर दिया रिजर्व और सरप्लस, उसमें हमने ओनली लॉन्ग टर्म जो डेप्ट रहेगा वो प्लस कर दिया, और उसके बाद हमने माइनस कर दिया कोई भी फिक्स्ड असेट रहेगा, फिक्टिशियस असेट, तो उसको हमने माइनस कर दिया। और बाद में हमने जो आंसर आया वो फाइनली आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आपको यहाँ पे मैं लिखा हुआ एक इजी फॉर्मूला के बेस के ऊपर से, तो कि हमारे पास लाइबिलिटी में मेनली ये 4 चीज़ें होती है। सबसे पहली होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, बाद में होती है हमारी रिजर्व और सरप्लस, बाद में होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्ट में हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रखा है। तो ये मेनली ये 4 सोर्सेज होते हैं जो हमारी लाइबिलिटी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते ही हैं। तो सबसे पहला तो अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को अगर हमने प्लस कर दिया तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इक्विटी। कभी भी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में अगर आपको दिख जाए वर्ड इक्विटी तो आपको माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए ये डायग्राम कि इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मीन्स की रिजर्व एंड सरप्लस का इसमें इंक्लूडेड है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड है। बाद में अगर हम इन दोनों को एक और चीज़ से प्लस कर दें, मीन्स की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अगर प्लस कर दें, मीन्स की अगर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर दे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इन तीनों को जो हमने सम किया उसको आसान भाषा में बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर्स फंड, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। तो ये जो मेनली जो मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, ये आपको रेशियो वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत ही आपको यूजफुल रहेगा। इसमें प्रोप्राइटर हमारे उसमें रेशियो भी होगा, तो उसमें भी आपको ये टर्म यूजफुल रहेगा। तो प्रोप्राइटर अगर आपको कहीं भी दिख जाए प्रोप्राइटर्स फंड, तो आपको विजुअलाइज करना है ये डायग्राम, और आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूड कर दे, क्या अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूड करते हैं तो ये अगर ये सारे के सम को हम बोले तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे जो निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें हमने प्लस किया शेयर कैपिटल, प्लस किया रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस किया यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म डेट। और कोई फिक्टिशियस असेट रहेगा तो हमने उसको यहाँ से हटा दिया, यानी माइनस कर दिया अगर कोई रहेगा तो, वरना नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उससे हम निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तब हम लीवरेज से कंपेयर कर लेंगे। और फेवरेबल रहेगा तो फेवरेबल, और अनफेवरेबल तो रहेगा तो अनफेवरेबल, और न्यूट्रल रहेगा तो नीदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल। तो गाइज इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ब्रेक इवन पॉइंट वाला।